नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को 75 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार व उसकी हत्या करने के आरोपी व्यक्ति को निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा की पुष्टि करने के लिए भेजे गए संदर्भ को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच सही नहीं थी। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने आरोपी को बरी करते हुए कहा कि मौजूदा मामले में सीआरपीसी की धारा 53A की आवश्यकता के अनुसार डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए आरोपी से रक्त और अन्य जैविक सामग्री एकत्र नहीं की गई थी। न्यायालय ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और अन्य प्रतिवादी अधिकारियों को एक निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर संस्थान को अनुमति देने का निर्देश दिया। साथ ही कोर्ट ने एमएस ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनोकोलॉजी में सीटों को 4 से बढ़ाकर 7 करने, एमएस ऑर्थोपेडिक्स में 3 से बढ़ाकर 7 करने और एमबीबीएस कोर्स में 100 से बढ़ाकर 150 तक करने का निर्देश दिया। कोर्ट नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा जारी किए गए अस्वीकृति पत्रों के खिलाफ दायर एक याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें मेडिकल कॉलेज में बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी एमबीबीएस पाठ्यक्रम के साथ साथ एमएस ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनोकोलॉजी और एमएस ऑर्थोपेडिक्स के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सीटों की वृद्धि के लिए याचिकाकर्ताओं के अनुरोध को खारिज कर दिया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने संतोष ट्रस्ट द्वारा संचालित और प्रबंधित चिकित्सा शिक्षण संस्थान में विभिन्न स्नातकोत्तर और स्नातक पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या में वृद्धि का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि ट्रस्ट को पहले महाराजी एजुकेशनल ट्रस्ट के रूप में जाना जाता था। यूक्रेन और रूस के बीच हालिया संघर्ष के मद्देनजर जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा कि कई हजार भारतीय मेडिकल छात्रों को बचाया गया जो यूक्रेन में चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने गए थे। उन्होंने मेडिकल कॉलेजों में अपनी सीटें भी खो दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोप या एकत्र किए गए साक्ष्य किसी अपराध के किए जाने का खुलासा नहीं करते हैं तो प्राथमिकी और आरोप पत्र को रद्द किया जा सकता है। न्यायमूर्ति आशा मेनन ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करने या न करने का न्यायालय का निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों पर आधारित होगा। हालांकि तथ्यों पर विचार करते हुए अदालत प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता या अन्यथा के रूप में जांच शुरू नहीं कर सकती है। निचली अदालत द्वारा पारित आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए आवेदक याचिकाकर्ता ने एक पुनर्विचार याचिका को प्राथमिकता दी। इसे निचली अदालत द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए खारिज कर दिया गया। उसे चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने ये कहते हुए हाईकोर्ट का रुख किया कि निचली अदालतों ने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत एक आवेदन को अवैध रूप से खारिज कर दिया। चुनाव घोषणा पत्र 2014 में किए गए वादों को पूरा न करने से शाह के खिलाफ एक स्पष्ट आपराधिक मामला बनता है, जिन्होंने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत समन और मुकदमा चलाया जा सकता है। खुर्शीदुर रहमान एस रहमान ने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत आवेदन दायर किया। इसमें आरोप लगाया गया कि वर्तमान पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी ने कई वादों के साथ मतदाताओं को लुभाया, लेकिन ये वादे को पूरा करने में विफल रही थी, जैसा कि चुनाव घोषणा पत्र 2014 में कहा गया था। आरोप लगाया गया कि शाह ने धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, बेईमानी, मानहानि और प्रलोभन के अपराध किए। हालांकि उपरोक्त आवेदन को निचली अदालत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलीगढ़ ने अक्टूबर 2020 में खारिज कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव घोषणा पत्र में किए गए अपने वादों को पूरा करने में विफल रहने की स्थिति में राजनीतिक दलों को प्रवर्तन अधिकारियों के शिकंजे में लाने के लिए किसी भी कानून के तहत कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है। जस्टिस दिनेश पाठक की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि चुनाव के भ्रष्ट आचरण को अपनाने के लिए एक पूरे के रूप में एक राजनीतिक दल को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के तहत उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता। केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013
जिसे आमतौर पर POSH अधिनियम के रूप में जाना जाता है, के अनुसार फिल्म निर्माण इकाइयों की जिम्मेदारी है कि वे एक आंतरिक शिकायत समिति बनाएं। कोर्ट ने कहा कि अन्य संबंधित एसोसिएशन जैसे फिल्म एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ केरल FEFKA, केरल फिल्म चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को आंतरिक शिकायत समिति बनाना चाहिए। कोर्ट ने विमेन सिनेमा कलेक्टिव WCC की ओर से दायर जनहित याचिका PIL में कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट AMMA के सहयोग से एक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना संबंधी आदेश पारित किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया कि आरोपों की सत्यता या अन्यथा का निर्धारण आरोपी को तलब करने के स्तर पर नहीं किया जा सकता है। जस्टिस संजय कुमार सिंह की खंडपीठ ने मैजिस्ट्रेट के समन आदेश के खिलाफ दायर 482 CRPC आवेदन को खारिज करते हुए ये टिप्पणी की। मामला दरअसल धारा 156(3) CRPC के तहत पीड़िता ने सितंबर 2014 में न्यायिक मैजिस्ट्रेट 3 मेरठ के समक्ष दायर एक आवेदन में आरोप लगाया था कि 27 अगस्त 2014 को जब वो अपने कमरे में सो रही थी, तब लगभग 11 बजे आरोपी ने उसके कमरे में घुसकर उस पर टूट पड़ा था और जबरन उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के कानून मंत्री के साथ लंबित प्रत्यर्पण आदेशों और संयुक्त अरब अमीरात की जेलों में भारतीयों को काउंसलर एक्सेस के संबंध में चर्चा की। CJI भारतीय सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र अबू धाबी में भारतीय समुदाय की ओर से आयोजित एक सम्मान समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, आज हमने संयुक्त अरब अमीरात के कानून मंत्री के साथ कुछ मुद्दों, चिंताजनक मुद्दों पर चर्चा की। कुछ 175 लोग हैं जिनके प्रत्यर्पण आदेश लंबित है। जब राजदूत ने इस मुद्दे पर चर्चा की तो हमने कानून मंत्रालय के समक्ष इसे रखा, साथ ही प्रत्यर्पण आदेशों पर विचार करने और उन्हें तेज करने का प्रयास करने के लिए कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रजनेश बनाम नेहा और एक अन्य 2021 2 SCC 324 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा है कि भरण पोषण को आवेदन की तारीख से अवॉर्ड किया जाना है, न कि आदेश की तारीख से। जस्टिस समित गोपाल की खंडपीठ ने एक फैसले में राय दी कि आदेश की तारीख से एक महिला और उसके नाबालिग बच्चों का भरण पोषण देने का रिविजनल कोर्ट का आदेश अवैध है। दरअसल कोर्ट वर्ष 2005 में दायर पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अलीगढ़ द्वारा पारित 1 अप्रैल 2005 के निर्णय और आदेश में संशोधन की मांग की गई थी। गुजरात हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 465, 467, 471, 114 और पासपोर्ट अधिनियम की धारा 3 और 6 और विदेशी अधिनियम की धारा 13, 14A और 14AB के तहत आरोपी महिला को नियमित जमानत दे दी। आवेदक ने प्रस्तुत किया कि आरोपों की प्रकृति और आवेदक की भूमिका को देखते हुए ये जमानत पर रिहा होने के लिए उपयुक्त है। वहीं प्रतिवादी प्राधिकरण ने जोरदार तर्क दिया कि अपराध की प्रकृति गंभीर है और जमानत नहीं दी जानी चाहिए। गुजरात हाईकोर्ट ने माना है कि जब ड्राइवर की लापरवाही के कारण हुई मोटर दुर्घटना के लिए एक ड्राइवर के खिलाफ कार्यवाही शुरू की जाती है, तो उस ड्राइवर के बयान उसके खिलाफ दायर आरोप पत्र का हिस्सा नहीं हो सकते। जस्टिस उमेश त्रिवेदी ने कहा, जिस वाहन ट्रक से एक्सीडेंट हुआ उसके ड्राइवर के खिलाफ दायर आरोप पत्र दायर होने पर उस पर अदालत में मुकदमा चलाया जाता है। यदि ड्राइवर के खिलाफ चार्जशीट दायर की जाती है और उक्त आपराधिक मामले में उसका अपना बयान दर्ज किया जाता है, तो ऐसा बयान चार्जशीट का हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि ट्रायल के दौरान उसके खिलाफ इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बेंच ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण मुख्य द्वारा पारित निर्णय को चुनौती देने वाले मोटर वाहन अधिनियम की धारा 173 के तहत एक अपील पर सुनवाई करते हुए ये अवलोकन किया, जिसमें दावेदारों को 9% प्रति वर्ष ब्याज के साथ 25,28,000 रुपए का मुआवजा दिया गया था। ये मुआवजा वाहन दुर्घटना में हुई पीड़ित की मृत्यु के लिए था, जो मूल दावेदार नंबर 1 के पति और दावेदार नंबर 2 और नंबर 3 के पिता थे। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।
है।